एडिटर दी न्यूज के इस खास वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल गठन में एक नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल तमाम तैयारियां पूरी थी और 13 तारीख को जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होना था, तभी मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण करने की तैयारी की जा रही थी। सब कुछ तय था, लेकिन अंतिम वक्त में एक ऐसा मैसेज आया और जो लिस्ट दी गई थी मंत्रियों को, उस पर केंद्रीय नेतृत्व ने आपत्ति कर दी और उसके बाद पूरा मामला खटाई में पड़ गया। दरअसल जो फार्मूला तैयार किया गया था, संगठन ने जिस तरीके से मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह देने की का जो फार्मूला तैयार किया था, केंद्रीय नेतृत्व उससे सहमत नहीं हुआ और उस लिस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। और रिजेक्ट करने के बाद जो है वो पूरा मामला जो शपथ ग्रहण कराने का था वो रुक गया। और आपने देखा कि केवल 3 मंत्रियों, मुख्यमंत्री सहित 2 अन्य जो है उप मुख्यमंत्री, जिसमें मंत्री के रूप में आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण किया, शपथ लिया। उसके बाद आपने देखा कि उप मुख्यमंत्री के रूप में अरुण साव ने शपथ ली और फिर उप मुख्यमंत्री के रूप में विजय शर्मा ने शपथ ली। इस तरीके से 3 लोगों का शपथ हुआ। तमाम लोगों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। पीएम मोदी खुद मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे, नितिन गडकरी मौजूद थे, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टिकोण से बात किया जाए तो सबसे जो ताकतवर शिव प्रकाश जी वो मौजूद थे। इसके अलावा ओम माथुर जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हो मौजूद थे, नितिन नवीन मौजूद थे। तमाम नेताओं की मौजूदगी में, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के जो इन तीनों नेताओं का, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का शपथ हुआ। लेकिन मंत्रिमंडल के बाकी जो 10 सदस्य थे उनका शपथ नहीं हो पाया। दरअसल एक बड़ा ट्विस्ट हुआ, एक बड़ी जो फार्मूला था उस फार्मूले को रिजेक्ट कर दिया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के जो नेता थे, छत्तीसगढ़ के जो संगठन के लोग थे, वो चाहते थे कि आने वाले दिनों में जो चुनाव है 2024 में, उसके दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह का मनमुटाव जैसी, किसी तरीके की नाराजगी जैसी स्थिति पैदा न हो और इसलिए संतुलित मंत्रिमंडल बनाया जाए, जिसमें पुराने लोगों को भी लिया जाए, जिसमें नए लोगों को भी लिया जाए और इस तरीके से एक ऐसा संतुलित मंत्रिमंडल बनाया जाए जिसमें किसी को भी आपत्ति न हो, यानी सबका उसमें समावेश हो जाए। सभी क्षेत्रीय दृष्टिकोण से क्षेत्रीय संतुलन का अगर बात की जाए तो क्षेत्रीय संतुलन भी उसमें बना रहे, सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो सोशल इंजीनियरिंग भी उसमें बना रहे, अनुभव की बात की जाए तो उसमें अनुभव भी बना रहे, साथ ही नए चेहरों को मौका देने की बात है तो वो भी उसमें किया जा सके। तो इस तरीके से एक संतुलित मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश की गई। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व चाहता था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के चुनाव में एक नया प्रयोग किया है, उसी तरीके से मंत्रिमंडल में भी नया प्रयोग हो, यानी मंत्रिमंडल में भी पुराने सबको किनारे करके नए लोगों को मौका दिया जाए। दूसरी पंक्ति के जो नेता है उनको मौका दिया जाए, जो लगातार 15 साल तक मंत्रिमंडल में जगह बना करके रखे हुए थे, उनको फिर से मौका न देते हुए जो नए लोग हैं, जो नए विधायक है, जो युवा चेहरा है, उनको मौका दिया जाए, ताकि एक संतुलित मंत्रिमंडल और एक नया प्रयोग, विशेष तौर पे उन लोगों को जिनको मौका नहीं मिलता है उनको मौका देने के दृष्टिकोण से भी ये बेहतर हो सके। और इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने जो पहले बना हुआ मंत्रिमंडल का स्वरूप था उस पर रोक लगा दिया और शपथ नहीं हो पाया। उसके बाद कोशिश ये हुई कि किस तरीके से, पहले तो ये कहा गया कि तमाम जो चेहरे होंगे वो नए होंगे। तमाम चेहरे नए होने से अब दिक्कत ये हो गई कि यहाँ के जो संगठन के लोग हैं
भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो कर्ता धर्ता है वो इससे सहमत नहीं हुए कि नहीं, अगर सबको नया कर दिया जाए, एकदम से सब लोग नए चेहरे हो जाएंगे, तो जो पुराने दिग्गज है, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हो, चाहे अजय चंद्राकर हो, चाहे राजेश मूणत हो, चाहे अमर अग्रवाल हो, चाहे रामविचार नेताम हो, इस तरीके से जो तमाम दिग्गज हैं उनका क्या होगा। और अगर इन सबको किनारे कर दिया जाएगा तो जो नाराजगी होगी दिग्गजों में, आखिर उसको कैसे झेल पाएंगे जो नए लोग हैं, वो क्या उसको डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि सामने 2024 का अभी चुनाव है और 2024 की चुनौती से निपटना है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये उचित नहीं होगा कि एकदम से एकदम सभी तमाम दिग्गजों को किनारे कर दिया जाए, सभी तमाम दिग्गजों को ठिकाने लगा दिया जाए, और इससे सहमत नहीं हुए। इसलिए जो नए लोगों की लिस्ट मांगी गई थी, नए मंत्रियों की लिस्ट मांगी गई थी, नए चेहरों को 10 नए चेहरों को जगह देने की बात की गई थी, उस पर अंतिम रूप से सहमति नहीं बन पाई और मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो सका। अब जो खबर है, अब खबर यह है कि यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के जो छत्रप है, छत्तीसगढ़ के जो नेता है, छत्तीसगढ़ के जो संगठन के कर्ता धर्ता है, वो लोग लगातार केंद्रीय नेतृत्व को ये सहमत करने में लगे हुए हैं कि नहीं, पूरा का पूरा नया नहीं, अनुभव और जो युवा ऊर्जा है, उन दोनों को सामंजस्य बिठा करके मंत्रिमंडल का गठन किया जाए। यानी कुछ पुराने और अनुभवी लोगों को भी रखा जाए और नए और अनुभवी लोग, नए जो युवा है उनको भी मौका दिया जाए, जो पिछली पंक्ति में जो खड़े लोग हैं, जो विधायक हैं, उनको भी मौका दिया जाए, जो नए विधायक हैं उनको भी मौका दिया जाए। तो इस तरीके से दोनों का सामंजस्य बिठा करके और बेहतर करने की कोशिश की जाए, एकदम से पूरा नया चेहरा न दिया जाए। और अब इसी पर माथापच्ची चल रही है कि इसमें एक और फार्मूला सामने आया। एक और फार्मूला ये आया कि हाईकमान ने ये कहा कि 11 लोकसभा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, तो 11 लोकसभा क्षेत्र से सभी लोकसभा का प्रतिनिधित्व कैबिनेट में दिखना चाहिए। यानी हर एक लोकसभा क्षेत्र से एक मंत्री, और उसको ये जिम्मेदारी भी दी जाए कि 2024 का जो चुनाव है वो आपको जिता करके लाना है, वो आपको जिताना है। तो ये भी एक नया फार्मूला आ गया। अब इन सारे फार्मूले में कैबिनेट को सेट करना है, इन सारे फार्मूले के आधार पर कैबिनेट का गठन किया जाना है, और इसी के मद्देनजर लगातार जो है वो इस पे एक्सरसाइज हो रहा है कि आखिर अगर किसी बड़े छत्रप को हटाया जाता है, उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाती है, तो पार्टी उनका उपयोग किस तरीके से करेगी। यदि उनको हटाया जाता है तो उनको किस तरीके से मनाया जाएगा, किस तरीके से उनको ये आश्वासन दिया जाएगा कि पार्टी आपका बेहतर उपयोग करेगी, आपके अनुभव का लाभ लेगी, आपको एकदम से किनारे नहीं किया जा रहा है, बल्कि पार्टी जो है वो छत्तीसगढ़ में नया नेतृत्व, दूसरी पंक्ति का नेतृत्व तैयार करने जा रही है और इसमें आपको सहयोग करने की जरूरत है। तो ये किस तरीके से होगा, इसको लेकर के लगातार एक्सरसाइज किया जा रहा है। और इन सारे दृष्टिकोण के बीच में जो कैबिनेट का स्वरूप आ रहा है, हम जरा उस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सरगुजा लोकसभा क्षेत्र, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से एकमात्र उम्मीदवार अगर कहा जाए तो एकमात्र उम्मीदवार जो है वो मंत्रिमंडल के दृष्टिकोण से, हालांकि जो बनते हैं वो रामविचार नेताम हैं, तो रामविचार नेताम अनुभवी है, चूंकि अब जो फार्मूला बन रहा है उसमें अनुभव भी है और सभी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी है, यानी क्षेत्रीय संतुलन भी है, और दूसरा युवाओं को मौका देने की बात भी है। तो इस दृष्टिकोण से अगर बात की जाए, तो अनुभवी लोगों की बात की जाए तो सरगुजा से रामविचार नेताम कैबिनेट में जगह पा सकते हैं। सरगुजा की बात की जाए, सरगुजा के बगल में अगर बात की जाए तो सरगुजा के बगल में आता है रायगढ़, और रायगढ़ से ओपी चौधरी
जो है वो कैबिनेट में जगह बनाएंगे। इसमें किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश बचती नहीं है। हालांकि ये मोदी और शाह और जेपी नड्डा की बीजेपी है, उनके नेतृत्व की बीजेपी है, तो कब अंतिम समय में क्या होता है कहना जरा कठिन होगा। लेकिन फिर भी जो अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें ओपी चौधरी कैबिनेट में जगह बनाएंगे। उसके बाद आते हैं कोरबा लोकसभा क्षेत्र। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो हालांकि वहां से कई दावेदार हैं, लेकिन वहां से जो नाम एकदम से तय माना जा रहा है उसके हिसाब से रेणुका सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री नहीं हैं और अभी लोकसभा से इस्तीफा दे करके उन्होंने पहले विधानसभा लड़ा और विधानसभा से जीत करके आई, फिर लोकसभा से इस्तीफा दिया, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और रेणुका सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। इसकी जानकारी अभी आ रही है। हालांकि ये तीनों अनुभवी हैं, पुराने हैं। उसके बाद बिलासपुर आता है, तो बिलासपुर से पहले ही एक जगह मंत्रिमंडल में हो गई है, क्योंकि वहाँ डिप्टी सीएम बनाए जा चुके हैं अरुण साव। तो दूसरा एक्सेप्शन के तौर पे ऐसा माना जा रहा है कि धर्मलाल कौशिक को वहां से जगह दी जा सकती है। वो नया चेहरा होंगे, कैबिनेट में वो कभी रहे नहीं हैं, इसलिए माना जा रहा है कि इस फार्मूले के तहत कि कैबिनेट में कभी नहीं रहे तो इस नाते उनको जगह दी जा सकती है। और वहां से अमर अग्रवाल की मुश्किलें हो सकती है, उनको शायद किनारे किया जा सके। उसके बाद अगर हम बिलासपुर के बाद अगर राजनांदगांव की बात करें बगल में, तो राजनांदगांव से पहले ही विजय शर्मा को मौका दिया जा चुका है, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं वहाँ से बनती नहीं हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं। आगे अगर हम बात करें रायपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो रायपुर लोकसभा क्षेत्र से फिर से एक अनुभवी चेहरे बृजमोहन अग्रवाल के नाम की चर्चा है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर दावेदार के रूप में अन्य जो दावेदार हैं जिनके नामों पर चर्चा है उसमें पुरंदर मिश्रा भी हैं, जो पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं। अनुज शर्मा का नाम उसमें आता है और खुशवंत साहब का नाम आते हैं। ये तीनों लगातार चर्चा में हैं। राजेश मुनत अल्पसंख्यक होने का के आधार पर उनके नाम की चर्चा है, लेकिन यहाँ पर बहुत पेश में है और इसी वजह से देर हो रही है कि बृजमोहन अग्रवाल जैसे दिग्गज नेता को कैबिनेट में जगह दी जाए या फिर उनको लोकसभा के लिए रखा जाए। नए को मौका दिया जाएगा तो बृजमोहन अग्रवाल को कहाँ एडजस्ट किया जाए, उनके मान सम्मान और उनकी उपयोगिता जो है उसका किस तरीके से सम्मान किया जाए। राजेश मुनत की स्थिति इसी तरीके से है, क्योंकि 15 साल तक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में वो मंत्री रहे हैं। तो ऐसे जो दिग्गज हैं उनको किस तरीके से जो है दूसरी जगह पर एडजस्ट किया जाए, एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर के लगातार जो है पार्टी में चर्चा का दौर चल रहा है और यही वजह है कि मंत्रिमंडल के गठन में थोड़ी देरी हो रही है। रायपुर से आगे अगर हम बढ़े तो महासमुंद लोकसभा क्षेत्र आता है और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से अगर हम बात करें तो महासमुंद से जो है वो कुर्मी समुदाय से एक बड़ा लीडर जो हैं वो अजय चंद्राकर होते हैं और अजय चंद्राकर चूंकि ओबीसी वर्ग से हैं तो उनको हालांकि वो रमन मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। अगर एक्सेप्शन देखा जाए तो उनको मौका मिल सकता है, नहीं तो संभव है फिर किसी दूसरे नेता को जो जिसमें साहू समुदाय से 2-3 विधायक जीत करके आए हैं उसमें से किसी को मौका मिल सकता है। इसी तरीके से दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर के बीच में अगर दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से भी किसी नए चेहरे को जगह दिए जाने की चर्चा है। हालांकि एक मंत्रिमंडल में एक जगह जो है वो एससी के लिए होगा, तो एससी के लिए अगर रायपुर से नहीं और देते हैं तो दयाल दास बघेल, हालांकि पूर्व मंत्री हैं, वो रमन कैबिनेट में रहे हैं, तो या तो उनका नंबर लग सकता है या फिर अगर
वहाँ से नहीं तो फिर खुशवंत साहब को कैबिनेट में जगह रायपुर से दी जा सकती है। ये एक महत्वपूर्ण चर्चा लगातार जारी है कि आखिर एससी वर्ग से किसको दिया जाए। डोमन लाल कोरसेवारा का नाम भी सामने आ रहा है, जो कि अहिवारा से जीत करके आए हैं। हालांकि वो दूसरी बार के विधायक हैं, लेकिन उनके नाम की भी चर्चा है कि एससी से उनको भी मौका मिल सकता है। इसके आगे अगर हम बढ़े तो कांकेर लोकसभा क्षेत्र आता है। कांकेर लोकसभा क्षेत्र से जो है वो विक्रम उसेंडी एक बड़े दावेदार के तौर पे हैं। यद्यपि वो रमन कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, बहुत कम समय उनको मिला था, वन मंत्री थे, लेकिन बाद में उनको लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया गया था, तो मंत्रिमंडल से बाहर हो गए थे, लेकिन कुछ दिन उनको मंत्रिमंडल में रहने का अनुभव है। तो नए के तौर पर अगर उनको लिया जाए तो उनको मौका दिया जा सकता है, उनके नाम पर भी चर्चा है। लेकिन यदि जैसा केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका दो, जो दूसरी पंक्ति के नेता है उनको मौका दो, भविष्य के लीडरशिप तैयार करने के दृष्टिकोण से नए लोगों को मौका दो, तो ऐसे अगर होगा तो अनुभवी लोगों को निश्चित तौर पर किनारे किया जाएगा और नए लोगों को मौका दिया जाएगा। उससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बस्तर लोकसभा क्षेत्र आता है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र से केदार कश्यप बड़े दावेदार हैं, लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि अगर केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि नए को मौका दिया जाए और रमन कैबिनेट में जो लोग शामिल थे उनको मौका ना दिया जाए, तो बहुत सारे लोगों जिनका हमने नाम लिया है उनकी दावेदारी हटा करके नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। तो ये वीडियो बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि जो अभी डेवलपमेंट हुआ है, जो नया डेवलपमेंट हुआ है, उससे मैं आपको रूबरू करा सकूं। और नया डेवलपमेंट यही है कि पार्टी में बहुत गंभीरता से इस बात पर चर्चा चल रही है कि कैबिनेट में, सरकार में उन्हीं लोगों को जगह दी जाए जो लगातार डॉक्टर रमन सिंह मंत्रिमंडल में जगह बनाते रहे हैं, या फिर जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, जिस तरीके से तब्दीलियां की गई है, जिस तरीके से चीज़ों को बदला गया है, उस तरीके से आगे भी चीज़ों को बदल करके एक नया संदेश पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, पार्टी के तमाम नेताओं को पूरे छत्तीसगढ़ में दिया जाए कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जो केवल अनुभवी होंगे, जो कद्दावर होंगे, जिनका वजन अधिक होगा, जिनकी ताकत अधिक होगी, पार्टी में केवल उन्हीं को पद मिलेगा, पार्टी में केवल उन्हीं को जगह मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। पार्टी सबको देखती है, सबके काम को देखती है, विचारधारा को देखती है, प्रतिबद्धता को देखती है, और जो पार्टी के लिए प्रतिबद्ध है, जो पार्टी के लिए लगातार काम कर रहा है, जो पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पित है, ऐसे लोगों को भले ही उनका वो पिछली पंक्ति में खड़े हो, भले ही वो दूसरी पंक्ति में खड़े हो, पार्टी उनको आगे ला करके उनके नेतृत्व को उभारेगी और उनको आने वाले दिनों के लिए, आने वाले समय के लिए तैयार करेगी। तो ये महत्वपूर्ण बात है और इसको लेकर के लगातार जो है वो पार्टी में चर्चा चल रही है, और आने वाले दिनों में जो कैबिनेट का स्वरूप दिखेगा वो इसी रूप में दिखेगा। हालांकि पार्टी का जो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मोटे तौर पर इस बात की सहमति बन गई है, हालांकि केंद्रीय नेतृत्व चाहता था कि पूरी तरीके से तब्दीली हो जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो संगठन के कर्ता धर्ता है उन लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व को मोटे तौर पर इस बात के लिए राजी करने का प्रयास कर रहा है और कुछ हद तक सफल भी हुआ है कि अनुभवी लोगों के साथ ही नए लोगों को भी मौका दिया जाए, यानी दोनों को सामंजस्य बिठा करके और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए, सोशल इंजीनियरिंग के तमाम जो उपाय हैं उसको करते हुए कैबिनेट को बनाया जाए। और इसी वजह से कैबिनेट निर्माण में, कैबिनेट को बनाने में देरी हो रही है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो नया फार्मूला बनाया गया है उसके आधार पर जल्द ही छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का गठन कर लिया जाएगा, और मुख्यमंत्री जैसे ही इसकी सिफारिश राज्यपाल को भेजेंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल के नए सदस्य जो कि 10 हैं
3 को छोड़कर, मुख्यमंत्री और 2 उपमंत्री को छोड़कर 10 नए चेहरे, उनका नाम भी तय हो जाएगा और उनका शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। तो ये ट्विस्ट है कुल मिलाकर के जो मैंने आपको बताया। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, हमें इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की इस वीडियो में जितना ही। अगली बार किसी अन्य विषय को लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।